नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स के अंदर। NHPC के बारे में मैं जो टोटल उसका क्या पढ़ के जाना है क्या नहीं पढ़ के जाना वो इस वीडियो में आज मैं डिस्कस कर देता हूँ, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बराबर। ठीक है, इसके बाद अब कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि क्या पढ़ के जाना है क्या नहीं। इससे पहले ना मैंने 2 वीडियोस भी बना रखी हैं, वो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि मैंने ये बताया भी था सबको कि NHPC में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में क्या क्या पढ़ के जाना है। उसके बावजूद बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि माइक्रो प्रोसेसर पढ़ें, एक बोल रहा है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के जाएं या नहीं, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम पढ़ के जाएं या नहीं। तो भाई मैं इस वीडियो में सारा क्लियर कर देना चाहता हूँ और मैंने पहले भी वीडियो में क्लियर किया, लेकिन पता नहीं आपको क्यों बात समझ में नहीं आ रही। भाई ऐसा होता है, ध्यान से समझो। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, पीएलसी, स्काडा, माइक्रो प्रोसेसर उन एग्जाम्स में आते हैं, आज समझ लेना, उन एग्जाम्स में आते हैं जिनका अपना कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं होता। प्लीज यार ये वीडियो मैक्सिमम तक शेयर करो, कोई भी ये वीडियो देख रहा है ना अपने दोस्तों तक भी शेयर करो, उनको सिलेबस क्लैरिफाई हो। पीएलसी, स्काडा, माइक्रो प्रोसेसर, कंट्रोल सिस्टम हो गया, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, ये भाई उन एग्जाम्स में आते हैं जिनका कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं होता। अब किसका ऑफिशियल सिलेबस नहीं है भाई? यूपीपीसीएल का अपना कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, यूपीआरवीएनएल का नहीं है, एसजेवीएनएल का एक एग्जाम हुआ था अभी, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, उसका कोई अपना ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। जिस भी एग्जाम का अपना कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं होता उसमें ये कीड़े मकोड़ों वाले टॉपिक आते हैं, ठीक है। तो कीड़े मकोड़े नहीं पढ़ने भाई आपको, ठीक है। कीड़े मकोड़े जो टॉपिक होते हैं जो परेशान करते हैं आपको एग्जाम में, ठीक है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर नाम का कीड़ा मकोड़ा आपने नहीं पढ़ना, ठीक है। आपने पीएलसी नाम का कीड़ा मकोड़ा नहीं पढ़ना, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम जैसा कीड़ा मकोड़ा, कॉकरोच सब्जेक्ट, ये सारे जो हैं वो आपको नहीं पढ़ने, ठीक है। कीड़े मकोड़े जितने भी हैं ये आपको एनएचपीसी में नहीं पढ़ने। क्यों? एनएचपीसी का एक स्टैंडर्ड सिलेबस होता है, ठीक है, और उस स्टैंडर्ड सिलेबस के साथ उसने एक हल्का सा एक अलग टॉपिक भी ऐड करा होता है, ठीक है। तो भाई उसी में से पढ़ना होता है। उसने बोला भी हुआ है, उसने पहली लाइन क्या बोली हुई है, ठीक है, पहली लाइन उसने जो बोली है ना वो अपने दिमाग के अंदर घुसा लो। उसने सबसे पहली लाइन ही बोली हुई है कि दिस एग्जाम इज ऑफ जूनियर इंजीनियर लेवल एंड ऑल द क्वेश्चन आर आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ जेई एग्जामिनेशन। अब इस लाइन जो मैंने इंग्लिश में भोंक दी है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब यही होता है जो लाइन मैंने भोंकी है कि भैया ये एग्जाम जो एनएचपीसी करा रहा है ये जेई लेवल का एग्जाम है और उसमें जेई लेवल तक के ही सब्जेक्ट आएंगे। मतलब जो कन्वेंशनल जेई एग्जाम में आते हैं, जैसे टेक्निकल की मैं बात करूं तो यार बेसिक इलेक्ट्रिकल आएगा इसमें, और बेसिक इलेक्ट्रिकल इसमें भर भर के आएगा। क्यों? क्योंकि ये एसएससी जेई को कॉपी मारता है और जो बेसिक इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ के जाएगा ना उसका एग्जाम बिल्कुल कूड़े जैसा होएगा, रद्दी हो जाएगा उसका एग्जाम, ठीक है, खस्सी हो जाएगा उसका बिल्कुल ही, ठीक है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इसमें पढ़नी है, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल के बाद आपने पढ़ना है इसमें इलेक्ट्रिकल मशीन्स। जो बंदा इसमें इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं पढ़ेगा, ठीक है, वो मुंह की खाएगा। तो मुंह की ना खानी पड़े, इलेक्ट्रिकल मशीन इसमें पढ़ के जाना। उसके बाद आपने इसमें पढ़ना है पावर सिस्टम, और पावर सिस्टम के तीनों पार्ट पढ़ने हैं। ट्रांसमिशन भी आएगा, जनरेशन भी आएगा और डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा और केबल भी आएगा, अंडरग्राउंड केबल, और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन आएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वो जनरेशन से ही देखने को मिलते हैं। ये रिजर्व कैपेसिटी के, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, इकोनॉमिक और पावर जनरेशन के क्वेश्चन ये इसलिए डालता है क्योंकि ये खुद जनरेशन कंपनी है। तो अपना थोड़ा सा ये जो ऊपर ये दे रखा है ना भगवान जी ने, ये जो दे रखा है जिसके ऊपर बाल होते हैं जिसको बोलते हैं खोपड़ी, इसको थोड़ा सा चलाया करो अपने हिसाब से भी, ठीक है। कि ये नहीं कि यूपीपीसीएल में माइक्रो प्रोसेसर आ रहा है तो तुम माइक्रो प्रोसेसर पे टाइम वेस्ट कर दो। भाई जब उसने अपना सिलेबस दिया हुआ है एनएचपीसी में तो वही पढ़ना है, ठीक है। तो अब बार बार ये कमेंट करके ना बोलिए कि ये पढ़ना है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, वो पढ़ना है। अभी कल मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था एनएचपीसी की, मेरी वीडियो पे आ रखे थे, भाई इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना, क्यों पढ़ना है इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जब सिलेबस में ही मेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो भाई इसमें जनरेशन पढ़ना, आपको जनरेशन ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि ये जनरेशन की कंपनी है। तो ये पूछेगी आपसे वो पूछेगी क्या बोलते हैं, लोड कर्व, डाइवर्सिटी फैक्टर, ठीक है, रिजर्व कैपेसिटी, इन सब पे हॉट रिजर्व, कोल्ड रिजर्व पे क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन आपको पढ़ना है, हर चीज़ आपको स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन की बारीकी से पढ़नी है। रिले, सर्किट ब्रेकर, टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन, ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन, अल्टरनेटिव प्रोटेक्शन, सब पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद मशीन हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, पावर सिस्टम हो गया, ठीक है। पावर सिस्टम में तीनों पार्ट हो गए। अंडरग्राउंड केबल से, और अंडरग्राउंड केबल को ये लेता है, इसने पिछली बार क्वेश्चन डाले थे अंडरग्राउंड केबल के, ठीक है। तो अंडरग्राउंड केबल आपको पढ़ के जाना है, ठीक है।
जो भी मेरी वीडियो देखता है वो जरा ध्यान से समझ ले, अंडरग्राउंड केबल जिसने नहीं पढ़ा, ठीक है, वो मुंह की खाएगा इसमें, ठीक है। अंडरग्राउंड केबल आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये जो इस तरीके के एग्जाम होते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं, NHPC जेई, SSC जेई, ठीक है, और कौन कौन से हुए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ PSU नहीं होते, इंडियन ऑयल, ठीक है, जहाँ ऐसी स्मॉल सुपरवाइजरी पोस्ट निकलती हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं स्मॉल सुपरवाइजरी पोस्ट में। स्मॉल सुपरवाइजरी पोस्ट जैसे NHPC जूनियर इंजीनियर है, ये एक स्मॉल सुपरवाइजरी पोस्ट है, तभी यहाँ पे वर्कलोड भी जूनियर इंजीनियर पे बहुत कम है, ठीक है। अपना काम किया, घर आ गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 24×7 UPPCL या फिर आपको UPRVNL या फिर आपको जो और कोई जेई के एग्जाम होते हैं वहाँ जैसे आपको एक्टिव रहना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक स्मॉल सुपरवाइजरी पोस्ट है, तो उसी हिसाब से एग्जाम की फ्रेमिंग भी आप देखोगे तो उसी हिसाब से है, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये सब को टैकल करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो सब्जेक्ट होता है ना ज़्यादा, ये इन्हीं एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो स्मॉल सुपरवाइजरी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट होती हैं, ठीक है। जैसे कि NHPC का जेई हो गया, TSDC का जेई हो गया, ठीक है। तो ये देखोगे ये S4 ग्रेड लेवल की पोस्ट है, यानी कि यहाँ पे जब आप घुसेंगे ना तो आप प्रमोशन में भी धक्के खाएंगे। धक्के का मतलब है, ठीक है, अब एक इन्होंने नया एक वो किया है, एक इन्होंने नया सिस्टम डाला है NHPC वालों ने, कि भैया अगर कोई इंजीनियर जो है, ठीक है, वो अगर एग्जीक्यूटिव लेवल पे जाना चाहता है तो उसका थोड़ा जल्दी प्रमोशन भी हो जाएगा। मतलब S2 से S1 का पता नहीं, S4 से डायरेक्ट S1 कर देंगे, पता नहीं क्या इनका फलाना चक्कर है। लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपका कोई प्रमोशन हो जाएगा, उसके बाद आपको एग्जीक्यूटिव लेवल पे एग्ज़ाम देना है, तब जाके आपका प्रमोशन होएगा। और अगर आप वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाए तो इसी तरह फिर जेई की पोस्ट पर आप धक्के खाते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो स्मॉल सुपरवाइजरी जेई की पोस्टें होती है ना, ये धक्के खाने के लिए बनी होती है, लेकिन हाँ, इसमें आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजार सकते हैं। ज़िंदगी कैसे, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो ऐसे ही आप स्मॉल सुपरवाइजरी पोस्ट ज्वाइन कर लें तो आप इस स्मॉल सुपरवाइजरी पोस्ट से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, मतलब अपनी कंपनी का भी, और फिर यूट्यूब के साथ आप गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये काम आप UPPCL डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, ट्रांसमिशन में कर लेंगे, ट्रांसमिशन में कोई काम नहीं है, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में काम ज़्यादा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में आप ऐसा काम नहीं कर सकते कि आप यूट्यूबर हैं साथ में यूट्यूब भी पढ़ा रहे हैं, या फिर आप कोई जिम लवर हैं साथ में जिम भी कर दी, ठीक है। तो डिस्कॉम के साथ तो ये सब नहीं होता, डिस्कॉम में तो काम ही इतना होता है, ठीक है। पर इन सब कंपनियों में हो जाता है, जैसे NHPC होगी, ये होगी, बहुत कम वर्कलोड होता है जनरेशन में, क्योंकि जनरेशन में मॉनिटरिंग के अलावा कोई काम नहीं होता, ठीक है। इसीलिए जनरेशन की जो कंपनियां होती है ना, सब्जेक्ट भी ऐसे ज़्यादा कोई हाई फाई लेवल के नहीं रखती अपने सिलेबस में, देख लेना उनके, क्योंकि वहाँ काम ही इतना वैसा नहीं है, ठीक है। फील्ड वर्क तो जीरो है, ठीक है। NHPC का कोई प्रोजेक्ट देख लेना, कमीशन का मतलब होता है जो बना हुआ, ठीक है, उसके अंदर कोई फील्ड वर्क थोड़ी ना है। आपने पावर स्टेशन में जाके मॉनिटरिंग करनी है बस, कि भाई वोल्टेज लेवल क्या है, ठीक है, करंट लेवल क्या है, ठीक है, सब कुछ सही से चल रहा है या नहीं, ठीक है। तो वही हो गया स्मॉल सुपरवाइजरी पोस्ट की तरह, बस आपने वहाँ देख करनी है, ठीक है। पर जॉब अच्छी है, पर्क्स अच्छे हैं, ठीक है, अलाउंसेस अच्छे हैं, ठीक है। तो आपको ये करना है, और परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी देता है ये, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अपने अपने फ़ायदे होते हैं। तो PRP आपको यहाँ अच्छी खासी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत हैं इसकी, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसमें फैसिलिटीज़ बहुत हैं, ठीक है। अब मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपको पढ़ना है, ठीक है, आपने पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बाद अपने एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ना है, जो कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसमें। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आपने पढ़ा। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ने के बाद आपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट पढ़ना है आपने। सारी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़नी कि आपने ओपैम्प पढ़ दिया, ठीक है, आपने बिल्कुल डिफरेंशियल एम्पलीफायर का एनालिसिस कर दिया, हार्मोनिक एनालिसिस, ऐसा डंगरों वाला काम नहीं करना आपने, ठीक है। आपने क्या करना है, JFET पढ़ना है, ठीक है, BJT पढ़ना है, रेक्टिफायर के बेसिक कंसेप्ट पढ़ने हैं, ठीक है, और PN जंक्शन डायोड और टाइप्स ऑफ डायोड पढ़ के जाने हैं। बस इससे बाहर इस पेपर की औकात नहीं है कि पूछ सके, ठीक है। बेऔकात पेपर होता है NHPC जेई का, बस क्योंकि सीटें कम होती हैं और कंपटीशन ज़्यादा होता है, इसलिए ये निकलता नहीं है, नहीं तो इस पेपर की कोई औकात नहीं है। ये एक बेऔकात पेपर है, आप सिलेबस भी देख लोगे, इसका बेऔकात सिलेबस है, मतलब UPPCL के घुटनों तक भी नहीं आता ये सिलेबस, ठीक है। इसका सिलेबस इतना खच्चर है कि ये घुटनों तक भी नहीं आता UPPCL के, ये UPPCL की धूल भी नहीं है इसका सिलेबस, ठीक है, खस्सी सा सिलेबस है, ठीक है, बिल्कुल ही
बेसिक सिलेबस है, ठीक है। जो एक एवरेज स्टूडेंट भी है ना, जिसका दिमाग घुटनों से भी नीचे है, वो भी इस सिलेबस को 2-2.5 महीने में कवर करके अच्छी रैंक निकाल सकता है, ठीक है। तो आपने इसमें डिमोटिवेट नहीं होना। यूपीपीसीएल के लिए थोड़ा सा आपको इंटेलिजेंट बनना पड़ता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन घुमाए फिराए आते हैं, आपको टैकल करने पड़ते हैं। नया सब्जेक्ट आ जाता है तो आपको अपने दिल को भी वहाँ पे मैनेज करना पड़ता है कि आप टेंशन ना लें, आप वहाँ पे डिप्रेशन में ना आ जाए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये आपको कोई टेंशन टूंशन नहीं देने वाला। इसने जितने सब्जेक्ट बोले हुए हैं ना, अगर आप उसको पढ़ देते हैं, ठीक है, तो आप इस एग्ज़ाम के परखच्चे उड़ा सकते हैं, ठीक है। इस एग्ज़ाम के धूल चटा सकते हैं, इस एग्ज़ाम की ऐसी तैसी कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को आप पार लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला, मैंने अभी कौन सा सब्जेक्ट डील कर रहे थे, हाँ, कि आपने डायोड पढ़ के जाना है इलेक्ट्रॉनिक्स में, जेएफईटी पढ़ के जाना है, ठीक है, मॉसफेट पढ़ के जाना है, और ऊपर के कंसेप्ट पढ़ के जाने हैं, एम्पलीफायर्स ये सब के, ठीक है, ट्रांजिस्टर वगैरह के। बिल्कुल डीप में नहीं घुसना, डीप में घुसना है तो वो सिर्फ यूपीपीसीएल में घुसना है, ठीक है। तो सब बेसिक पढ़ के जाइए। जब आप इतना सेक्शन पढ़ लें, ठीक है, इससे बाहर टेक्निकल में कुछ नहीं आना। इन्होंने बोला भी, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पढ़नी है ना अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो गेट गाट पढ़ जाना उसके। अगर थोड़ा बहुत सरप्राइज दे भी दिया तो डिजिटल से दे सकता है, ठीक है। गेट गूट पढ़ जाना उसके, ठीक है। जो बंदा फ्लिप फ्लॉप पढ़ रहा है अगर एनएचपीसी के लिए, उस बंदे से मूर्ख बंदा, उस बंदे से कह सकते हैं क्या बोलते हैं, चलो क्या ही बोलूं, उस बंदे से मतलब मूर्ख बंदा कोई नहीं है जो अगर इसके लिए फ्लिप फ्लॉप पढ़ के जा रहा है, इसके लिए कुछ ऐसी चीजें पढ़ रहा है, सिंक्रोनस काउंटर वगैरह, ठीक है। ये सब इसमें नहीं पूछा जाता। अगर डिजिटल पूछ भी ली ना तो सिर्फ गेट गार्ड तक पूछेगा, ठीक है, ठीक है। तो मेरी वीडियो ऐसी होती है, थोड़ा सा रोस्ट भी चलता है इसमें, ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके का होता है, लेकिन मजा आता है मेरी वीडियो को देखने में, क्योंकि मैं सच्ची बातें बोलता हूँ, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसमें सिर्फ आपको गेट गार्ड पढ़ के जाना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में। ये तो रहा भैया टेक्निकल का सिलेबस, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सब्जेक्ट फिर से तुम्हारे दिमाग के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, तुम्हारे न्यूरॉन्स के अंदर डाल देता हूँ सब्जेक्ट। सबसे पहला सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ के जाना है टेक्निकल में, दूसरा इलेक्ट्रिकल मशीन, तीसरा पावर सिस्टम में तीनों पार्ट, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आपने पढ़ के जाना है इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद आपने पढ़ के जाना है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और अर्थिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पढ़ना है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक का बेसिक। अब एक सब्जेक्ट जो मैंने बोला नहीं अभी, लेकिन अब मैं बोलने वाला हूँ, जो वो नहीं ना पढ़ के गया, हाँ, उसको एनएचपीसी के पेपर में बहुत ही गिल्ट फील होगा। उसको एनएचपीसी के पेपर में वो अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा कभी भी, ठीक है। वो माफी के लायक भी नहीं होगा, क्योंकि एनएचपीसी ने इसको हाईलाइट करके बोला। उस सब्जेक्ट का नाम है जो हम पे भारी पड़ जाता है, ठीक है, वो है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आपको पढ़ना है। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपको पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन पढ़ना है। उन्होंने बोला हुआ है साथ में ड्राइव्स भी पढ़ के जानी है। जो बंदा ड्राइव्स नहीं पढ़ेगा, ठीक है, उसका खात्मा हो जाएगा एनएचपीसी में, ठीक है। तो खात्मा ना करा लो अपना, ड्राइव्स पढ़ के चले जाना, ठीक है। अब बात रही नॉन टेक्निकल की, ठीक है। अब कुछ आजकल कोर्स इतने सारे आ गए हैं मार्केट में। एक कोर्स वाला कहेगा मेरा नॉन टेक ले लो, उसका भाई ये एग्जाम बेसिक है। कोर्स करने पे तो अपने माँ बाप के खून पसीने की कमाई, और अगर आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, अपने खून पसीने की जो वहाँ पे कमाई कर रहे हैं आप, उसको इन गंदे जलील कोर्सों को लेने के लिए मत वेस्ट करें। एनएचपीसी एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है, अगर आप फ्री यूट्यूब वीडियोस भी देखते हैं ना किसी की, और आपके पास कोई एक बेसिक किताब भी मौजूद है जीके की, तो भी आप उसको करके निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि नॉन टेक्निकल में इसमें सिर्फ 2 ही पोर्शन है, ठीक है। एप्टीट्यूड इन्होंने बाहर कर रखा है, ठीक है। रीजनिंग आएगी 30 नंबर की, ठीक है। रीजनिंग आपको पढ़ के जानी है, और रीजनिंग किस लेवल की पढ़ के जानी है, ठीक है। ये नहीं कि आप बैंक की रीजनिंग उठा लें, ठीक है, इतने बड़े बड़े आप वो करने लग जाएं, क्या बोलते हैं ऐसे क्वेश्चन, डाटा एनालिसिस के क्वेश्चन करने लग जाए रीजनिंग में। ऐसे वैसे नहीं करने। एसएससी जेई के पेपर में जैसी रीजनिंग आती है ना, सेम टू सेम रीजनिंग पूछता है ये। पिछला मैं पेपर दे के आ रखा हूँ, मेरे 138 नंबर थे जनरल कैटेगरी में, कट ऑफ 142.42 गई है। और एक और बात भी बता दूं, NR1 का जो रिजल्ट है ना पावर ग्रिड का आ चुका है, उसमें जो कट ऑफ गई है ना NR1 की, वो 64% के आसपास गई है, यानी 109 नंबर कट ऑफ गई है NR1 की, और मेरे 108.25 नंबर है। अब लेकिन मैं इससे कोई दुखी नहीं हुआ, क्यों?
हो सकता है पावर ग्रिड मेरे लिए अच्छी कंपनी ना रही हो, ये भी मतलब होता है ऊपर वाले का। ऊपर वाला हर किसी को किसी के लिए चुनता है। जो इस तरीके से रह जाते हैं ना, वो दुखी ना हुए कि भाई आपके 109 नंबर कट ऑफ चले गए, आप 108.25 से रह गए, या 105 नंबर से मतलब या 5 से रह गए, कितने से भी रह गए, ठीक है, या आप 2.5 नंबर से रह गए, 1 नंबर से रह गए, इसका मतलब है पावर ग्रिड कंपनी आपके लिए अच्छी नहीं थी। आपको ऊपर वाला पावर ग्रिड से भी तगड़ा बनाने वाला है, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। यानी कि हो सकता है पावर ग्रिड में जाके मेरे को 25,000 बेसिक पे मैं जाता, मान लो अगर लग जाता, फिर मेरे को अगर वापसी, वैसे तो मेरी ड्रीम जॉब एक ही है, वो सबको पता है, ठीक है। बाकी क्योंकि मैं अत्यंत बेरोजगार हूँ इसलिए पेपर देता हूँ। वो ड्रीम जॉब किसी को कहने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि क्या है, ठीक है। और अगर मैं उसमें निकला तो मजा आ जाएगा, नहीं भी मैं उसमें निकला, ठीक है, तो मैं किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करूंगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैं। इलेक्ट्रिकल बढ़िया ही है हर जगह, ठीक है। अपने ड्रीम जॉब में मैं ना भी निकला, ड्रीम जॉब का नाम लेने की तो जरूरत नहीं है, सबको पता है, फेमस ही हूँ मैं। जब से मैं आशीष नाम का एक वो हुआ करता था, स्टूडेंट हुआ करता था, तब से मैं उस जॉब पे कमेंट किया करता था, ठीक है। आज तो यूट्यूबर हूँ, ठीक है, पर फिर भी यूट्यूबर भी मैं इतना वैसा बड़ा वाला नहीं हूँ, क्योंकि अभी इतना पुराना नहीं है चैनल, ठीक है। तो ड्रीम जॉब तो है एक, लेकिन वो अचीव नहीं हो रही। लेकिन क्योंकि मैं अत्यंत बेरोजगार हूँ तो मैं सारे फॉर्म भरता हूँ। अब जैसे मैं पावर ग्रिड में इतना क्लोज आके रह गया, तो इसका मतलब ये नहीं है अभी आने वाले एग्जाम कौन कौन से, क्या पता ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में RRB जेई लिखा हो, क्या पता ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में NHPC जेई लिखा हो, क्या पता ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में NHPC भी ना लिखा हो, जो मैं चाहता हूँ वही लिखा हो फिर। तो ऐसा भी होता है। तो आपने बस मेहनत करनी है, लास्ट में एट द एंड आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलेगा, आप लगेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। और जिस दिन आप लगेंगे ना, आपको एहसास होगा नहीं यार सही था कि मैं उस कंपनी से बाहर निकल गया और मेरे को वही मिला जो मैं चाहता था, ठीक है। क्या पता मेरी किस्मत में UPPCL जेई ही बनना लिखा हो, अब क्या बनना है, क्या पता मेरी किस्मत में UJVNL जेई बनना लिखा हो, क्या पता SJVNL जेई बनना लिखा हो, ठीक है। कौन सा लिखा है, तो पेपर आप सारे भरे, ठीक है। जहां आप निकलेंगे वो एट द एंड आपने उसको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो मेरे को कोई गम नहीं है पावर ग्रिड का, ठीक है भाई, मैंने परफॉर्मेंस दी, ठीक है, अच्छी बात थी। 108.25 नंबर आया, NR1 का कट ऑफ 109 नंबर गया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि मैं इतना क्लोज आके रह गया, ठीक है। क्यों, अगर मैं पावर ग्रिड में चला जाता, सोचो, तो अभी जो मेरी आने वाली है ना जॉब, आने वाली है जॉब जो सितंबर में, जिसके लिए मैं जीता मरता हूँ, मैं उसका एग्जाम भी ना दे पाता। क्यों, मैं पावर ग्रिड में ट्रेनिंग पे चला जाता। अगर ऐसा हो जाता, अभी मैं पावर ग्रिड में ट्रेनिंग पे चला जाता, अब जब मैं ट्रेनिंग से वहां पे 2-3 महीने कर लेता, तो जब मेरी फेवरेट जॉब आती ना, कौन सी, UPPCL इनवाइट्स, या ऐसे आता ना नोटिफिकेशन, UPPCL इनवाइट्स यंग डायनामिक इंजीनियर्स, टेक्निकल क्वालिफिकेशन स्ट्रिक्टली मेंशन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, नीचे लिखा होता 44,900, फिर वो मैं एग्जाम भी ना दे पाता। क्यों, मेरे स्ट्रेस ये रहता कि यार फिर मेरे को पावर ग्रिड में जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे को अब सर्विस बॉन्ड भरना पड़ेगा वापस आने के लिए, तो वहां जितना कमाया वो उधर दे गया, फिर यहाँ क्लियर होए या ना होए क्या पता, ठीक है। तो बढ़िया ही हुआ अगर रह गया, ठीक है, तो कोई गम नहीं है। अभी मेन जॉब आने वाली है, अभी तो NHPC ट्राई कर रहा हूँ, NHPC में हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो फिर उसी में करेंगे। UPPCL इनवाइट्स यंग डायनामिक इंजीनियर फ्रॉम इंडियन नेशनल्स, कैसे आता है अपना नोटिफिकेशन, हाँ, टेक्निकल क्वालिफिकेशन स्ट्रिक्टली मेंशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर नीचे कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड इन अ पे स्केल ऑफ 44,900, ठीक है। और अगर बेटा इस बार इंक्रीमेंट लगी ना, +2 इंक्रीमेंट मोर, फिर आएगा कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड इन एन अट्रैक्टिव पैकेज ऑफ 47,600। भाई साहब बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। तो भैया आप लगे रहिए। और नॉन टेक में मैंने बोला है, हाँ, रीजनिंग SSC जेई लेवल की आएगी इसमें, ठीक है। और जो आपको जीके देखने को मिलेगी, जीके आपको ऐसी है कि स्टैटिक जीके आप पढ़ जाइए, ज्योग्राफी, पॉलिटी पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, पॉलिटी से ज्यादा पूछता है, ठीक है। और करंट अफेयर्स आप पढ़ जाइए। करंट अफेयर्स भी ये ऐसे नहीं पूछता कि बहुत ज्यादा कोई UPSC लेवल के पूछ लेगा कि आपको कोई कोर्स लेने की जरूरत ही नहीं है भाई। और भाई कोई मैगजीन उठा ले, उसमें से भी पढ़ के पास, कोई यूट्यूब चैनल पे लोकल कोई करंट अफेयर्स देख लो यार, उससे भी पढ़ के कर दोगे। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ हवा बना रखा है लोगों ने अपने कोर्स टेस्ट सीरीज बेचने के लिए। हमारे पास आ जाओ, ये कोर्स कार्स उन एग्जाम के लिए होते हैं जो दोस्तों बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं। हाँ, कोई बंदा गेट की तैयारी कर रहा है, वो कोर्स ले तो चल पता भी है भैया, उसको डीप न्यूमेरिकल समझना है बहुत बड़ा, तो भाई वो किसी अच्छी कोई
वेबसाइट का या किसी का कोर्स ले तो चलो मानते भी हैं यार, जेई के लिए आप कोर्स लेते हो, ये तो भाई अजीब सी बात मुझे लग रही है। मतलब यार जीके पढ़नी है, किताब है कोई मनोहर पांडे की कोई किताब ले लो, उसमें से बेसिक बेसिक पढ़ के ऊपर ऊपर से चले जाओ, ठीक है। यार मेरे को तो समझ नहीं आती इतने कोर्स क्यों तो बेचे जा रहे हैं जेई के नाम पे। जूनियर इंजीनियर बेसिक एग्जाम है भाई, इसके लिए कोई कोर्स की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, पढ़िए लिखिए बनेंगे आप।